सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के पहले दिन जब इख्तिताम हुआ मार्केट का तो 277 पॉइंट्स की कमी हुई है और इस कमी के बाद जो फिगर सामने आया 100 इंडेक्स का वो 64,237 पॉइंट्स है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कुछ उतार चढ़ाव का ये शिकार मार्केट 2 हफ्तों से रही है और क्या ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। और आज जो ये कमी हुई है इसकी क्या वजूहत हैं, जबकि कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है, किस जानिब इस हफ्ते में मार्केट का रुझान रहेगा, मज़ीद जानेंगे स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद बोल न्यूज़ के रिपोर्टर कफील अहमद से। कफील, बताइएगा, आज पहला रोज़ था, उम्मीद थी कि कारोबार अच्छा रहेगा, लेकिन इख्तिताम पर 277 पॉइंट्स की जो कमी हुई है इसकी क्या वजूहत सामने आई हैं? देखिए, प्रॉफिट टेकिंग जो है वो जो इन्वेस्टर्स हैं और जो सरमाएकार हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक ये जो है वो देखी जा रही है। और यही वजूहत है कि मार्केट में पहले जो सेंटिमेंट था पॉजिटिव था और 65,069 का मार्केट ने हाई बनाया है। तो हम उसके बाद जो खबरें इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं जिसमें इंतखाबात के डिले के हवाले से भी जो है वो चीज़ें कुछ चल रही हैं, तो हम अब इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मार्केट को थोड़ा सरमाएकार इसको कहते हैं कि ये थोड़ा सा एक है जो उनको परेशान करती है। यही हुआ है कि मार्केट के इख्तिताम पर जो है वो 277 पॉइंट्स कमी हुई है मार्केट में और 64,237 का मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। मजमूई तौर पर 356 कंपनी बेसिस में कारोबार हुआ है, जिसमें 103 जो प्लस हैं और 222 जो है वो कंपनियां माइनस में रही हैं। मजमूई तौर पर 12 अरब रुपए मालियत के 47 करोड़ जो हिस्से हैं उनका कारोबार रिकॉर्ड किया गया। सरमाएकार जो उनका कहना ये है कि मार्केट सेंटिमेंट फंडामेंटली जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन जो कोई भी खबर ख्वाह वो अदलिया के हवाले से हो या इलेक्शंस के हवाले से वो मार्केट को थोड़ा सा हर्ट करती है। और यही वजूहत होती है कि मार्केट में जब मार्केट बढ़ी आज तो ऑटो सेक्टर में ज़्यादा काम हुआ है और इसी वजह से मार्केट जो है वो 65,000 का बहाल किया था। तमाम उसके बाद जो है वो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखी गई है और उसके बाद मार्केट जो है 64,237 के लेवल पर मार्केट जो है बंद हुई। तो कभी ये 2024 का दूसरा कारोबारी हफ्ता आज शुरू हुआ है। अब ये ओवरऑल मार्केट का इस वक्त सेंटिमेंट क्या है, ओवरऑल जो फिगर्स हैं मार्केट के वो कितने स्टेबल नजर आ रहे हैं? आने वाले दिनों में ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, चूंकि अगले जो 30 से 32 दिन हैं वो इलेक्शन कैंपेन्स के हैं, इलेक्शन से मुतालिक मुख्तलिफ खबरें भी सामने आएंगी और फिर पोलिंग डे भी आना है 8 फरवरी को। तो उससे पहले मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा? ये इसी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगी, उतार चढ़ाव का शिकार रहेगी या कोई डाउनफॉल आ सकता है इस दौरान? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो कंपनीज के जो नताइज हैं वो 15 जनवरी के बाद इशू होंगे, यकीनन वो उनके नताइज पर भी डिपेंड करता है। तमाम ओवरऑल जो सरमाएकार और इस वक्त जो ब्रोकर्स हैं वो इस वजह थोड़ा सा मोहताज जरूर है कि आया इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने हैं या इसमें भी कोई कश्मकश अताहल बाकी है। तो इस वजह से लोग ज़रा प्रॉब्लम का शिकार है और अब देखना ये कि ये किस हद तक जो है वो फाइनलाइज होता है और उसके बाद जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। तो हम थोड़ा सा मोहताज जो है वो दिखाई देते हैं सरमाएकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कफील अहमद। हमारे शाहिद अली हबीब साहब CEO आरिफ हबीब लिमिटेड हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये सवालात उनके सामने रखेंगे कि आप मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा या फिर अभी मजीद स्टेबिलिटी की तरफ मार्केट जाएगी और इलेक्शन का कहीं कोई इम्पैक्ट मार्केट पर होता नजर आएगा या नहीं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये अगले 30 से 32 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं स्टॉक मार्केट के लिए? ये जो फिगर है इंडेक्स का ये कहाँ तक जा सकता है? अभी हम इसको 65 के अराउंड तो देख रहे हैं, क्या ये 70, 75 प्लस यहाँ तक ऊपर जा सकता है या फिर ये यहीं स्टेबल रहेगा? थैंक यू सो मच। अच्छा, इंडेक्स ने एक अच्छा गेन किया है, अराउंड 65,069 पॉइंट्स अभी तेजी हुई है, वहां तक बढ़ा है और इसके बाद अब यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। शाहिद साहब, आपकी गुफ्तगू को हम यहीं से दोबारा से शुरू करेंगे। स्टॉक मार्केट के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो शाहिद साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर मजीद सवालात मैं आपके सामने रखता हूँ। जी देखिए, मार्केट ने एक अच्छा गेन किया है और इस वक्त जो है मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़रा वेट कर रहे हैं कि थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज हो जाए इस इंडेक्स पे। और इस इंडेक्स पे जो है बहुत सारे इवेंट्स जो है वो लोग ज़रा देख रहे हैं कि IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, उसमें $1.2 बिलियन का एक अप्रूवल हमारा है। इसके अलावा आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी अभी आ रही है, ऑल्दो ज़्यादातर कंसेंसस यही है कि स्टेटस को रहेगा, लेकिन अगली मॉनेटरी पॉलिसी इंशाल्लाह मार्च में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा खासा रिडक्शन हो सकता है। तो जहां तक आपकी ये बात है कि अगले 1 महीने में मार्केट कैसी लगती है और क्या स्टेबिलिटी होगी, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो अच्छी खासी है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बड़ा अच्छा फिगर आया है। इन्फ्लेशन के नंबर्स ऑल्दो थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन अभी जनवरी में और फरवरी में हम इन्फ्लेशन कम होता हुआ देख रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है वो बड़े पॉजिटिव है और जिसकी वजह से मार्केट में एक्सूबरेंस रहेगी।
2023 में जैसे आपने देखा कि 2015 के बाद सबसे हाईएस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है $75 मिलियन की, और अब हम ये जनवरी में हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी, और ये इंशाल्लाह पूरे साल में अक्रॉस द बोर्ड जो है वो फॉरेन एक्टिविटी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह मार्केट की डायरेक्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगी। और शायद साहब ये वेरिएबल जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग हुए हैं मार्केट के, जो स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, ये सिर्फ कुछ सेक्टर्स की बेहतर परफॉर्मेंस है? कोई सिर्फ गिनती के 5-6 सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या ओवरऑल इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स इस वक्त एक पॉजिटिव जोन में है? देखिए, हमने देखा है कि सारे ही तकरीबन सेक्टर्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी हुई है। और इसमें जो ज़्यादा लेवरेज सेक्टर हैं वो थोड़े से इतनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं किए, लेकिन जो आगे जाके जब मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट की रिडक्शन होगी तो उनमें भी एक्टिविटी ज़्यादा होना शुरू होगी। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ENP सेक्टर हो गया, पावर हो गया और सीमेंट हो गए, सब सेक्टर्स में अच्छी खासी तेज़ी आई है। और इवन सेकेंड टियर स्टॉक्स में भी इवेंट ड्रिवन तेज़ी हुई है। बहुत सारे स्टॉक्स में जैसे M&A एक्टिविटीज़ हो रही है, किसी में बायबैक्स हो रहे हैं, किसी में डीलिस्टिंग हो रही है। तो अक्रॉस द बोर्ड आपने देखा है कि उसमें तेज़ी हुई है, और ये इंशाल्लाह मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा कि जनवरी, ये दिसंबर के जो रिज़ल्ट आना शुरू होंगे जनवरी 15 के बाद से, तो वो भी एक एक्सपेक्टेशंस जो है मार्केट में लोगों की होगी, और उसमें जैसे ही ग्रोथ आना शुरू होगी अर्निंग्स में, वैसे मार्केट में एक्टिविटी होना शुरू होगी। तो इवेंट ड्रिवन तेज़ी होगी, रिजल्ट ड्रिवन तेज़ी होगी, और थोड़ा सा इकोनॉमिक फोकस होगा। पॉलिटिकल जहाँ तक बात है, पॉलिटिकल सिनेरियो इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज इलेक्शन अगर थोड़ा सा डिले हो भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना मोमेंटम जो है वो खो देंगे, बल्कि वो कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट में, और रिजल्ट अनाउंसमेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद इस वक्त जो एक पॉजिटिविटी हमने पिछले 4-5 माह में पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी में देखी है, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मार्केट पर क्रिएट हो रहे हैं। क्या नया इन्वेस्टर इस वक्त मार्केट में आ रहा है, या जो पुराने और सीजन इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त मार्केट को लेकर आगे चल रहे हैं? नहीं, नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, बिकॉज आपने देखा कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने बड़े पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट से नहीं ली, जैसे एनर्जी के ऊपर इन्होंने अच्छा काम कर लिया। गैस का टैरिफ जो है वो बहुत ही पेंडिंग था, वो बढ़ा दिया, और इसके बाद जो है वो कराची इलेक्ट्रिक की जो बहुत सारे इश्यूज थे वो इन्होंने हल किए हैं, और वो ECC में डेफिनेटली सब चीज़ें अप्रूव हुई और होंगी, और मल्टी ईयर टैरिफ भी अभी आना शुरू होगा। तो एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है इन्वेस्टर्स का, और पुराने इन्वेस्टर्स भी वापस आना शुरू हो गए हैं, और नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं कि इस केयरटेकर गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंशियल मेजर्स लिए गए हैं जो कि हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब, CEO आरिफ हबीब लिमिटेड और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, और दीगर सेक्टर से भी खुशखबरियां सामने आ रही हैं। फ्रीलांसर्स की एक देरीना मांग इस वक्त पूरी हो चुकी है, और पेपाल के हवाले से बड़ी खुशखबरी आ गई है। इफ्तिताई तकरीब 11 जनवरी को होने जा रही है, जिसमें निगरां वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ की जानिब से बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों को ये बता दिया गया है कि उनकी वजारत पाकिस्तान को एक ऐसी डेस्टिनेशन बनाने के लिए पेपाल के जरिए तरसीलात ज़र को चैनलाइज करने समेत अगले हफ्ते कई डिजिटल इक़दामात शुरू करने के लिए तैयार है। और अब फ्रीलांसर्स के लिए यकीनी तौर पर कई सहूलियात आगे मिलने वाली हैं, चूँकि पेपाल जब पाकिस्तान, तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ये प्रॉब्लम होती थी कि वो उनको जो पेमेंट के इशूज़ थे वो फिर हल नहीं हो पा रहे थे। अब ये कितनी बड़ी सहूलत इससे मिली है, और नए फ्रीलांसर्स को इससे कितना फ़ायदा होगा, पुराने फ्रीलांसर्स के लिए कितनी बड़ी एक फैसिलिटी है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ अहमद साहब ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये गवर्नमेंट ज़ाहिर है कोशिश कर रही थी, अब उसकी ये कोशिश कामयाब हुई है। ये इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी में बहुत एक बेहतरी की सिमत में जा रही है। ऐसी सूरत हाल को देखते हुए ये कितनी अहमियत का हामिल इस वक्त फैसला है जो ये सहूलत मिलने जा रही है फ्रीलांसर्स को? बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को, खासतौर पर डॉक्टर उमर सैफ साहब को, कि बड़ी खुशी हुई है कि शुक्र है कोई ऐसे बंदे जो आए हैं इस फील्ड के अंदर कि जिनको खुद पता था कि इसकी क्या अहमियत है। इस पर सबसे जो हमें बेनिफिट होंगे बड़े, मैं आपको वो बताता हूँ। इंडिविजुअल्स के बेनिफिट मैं बाद में बताऊँगा, मैं आपको गवर्नमेंट को बेनिफिट बताता हूँ। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग इसमें कंट्रोल होगी,
वो कैसे? क्योंकि पहले पेपाल पाकिस्तान में नहीं था। अब जब पेपाल पाकिस्तान में नहीं था तो क्या होता था, पाकिस्तान में भी लोगों के साथ फ्रॉड होते थे, बाहर भी होते थे। पाकिस्तान में कैसे कि कोई किसी का जानने वाला, कोई भाई बहन रिश्तेदार बाहर है, उसके नाम पे उसने पेपाल बनाया और यहाँ पे बहुत से बच्चों को कहा कि आप मेरे पेपाल में पैसे मंगवा लें और मुझसे यहाँ पे पैसे ले लें। अब यहाँ पे वो पैसे दे रहा है, पैसा बाहर मूव हो रहा है, कुछ के पैसे वो लेके भाग रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है। और सबसे बड़ा कि मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनको मसला क्या हो रहा था, उनको मसला ये है कि जब पाकिस्तान में कोई पैसा वो मंगवा लेते हैं, चले पेपाल को हम छोड़ दें, मंगवा के, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के काम करते हैं, सब लोगों के पास ऐसे हैं जो बाहर को अमेरिका में बैठे हैं, को कनाडा में, जब हमने उनको पेमेंट करनी होती है पाकिस्तान से तो ये कहते हैं ये पैसा पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रहा है। अब ये बात शुक्र है डॉक्टर उमर सैफ साहब को इसकी समझ है कि ये आईटी का बिज़नेस क्या होता है, कि यहाँ पे पैसे आते हैं, अपने लोगों को पे करना होता है, वरना पहले ये मसला हम समझा नहीं पा रहे थे कि भाई ये पैसा इसलिए बाहर भेजना है कि वो हमारे पास। अब इसमें होता क्या था कि लोग अपने पैसे रखते ही बाहर थे, किसी की अमेरिकन LLC है, किसी की यूके लिमिटेड कंपनी है, सब बच्चों ने, फ्रीलांसर्स ने, सेलर्स ने अपने पैसे वहाँ पे रखे हुए हैं, पैसा पाकिस्तान लेके नहीं आ रहे, क्योंकि जब किसी को पे करना होगा तो यहाँ पे मसला हो जाएगा। अब इन्होंने ये सहूलत दी है कि आपकी जो पेमेंट है उसमें 50% हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आप बाहर अपनी पेमेंट करें, अपने एम्प्लॉयज़ को करें, अपने प्रोडक्ट आपने चाइना से लेने वहाँ पे करें, तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। बाकी जो नौजवान फ्रीलांसर्स हैं उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो आपको पेपाल में पे करेगा। अब अगर आपके पास पेपाल नहीं है तो आपका 90% बिजनेस ही खत्म हो जाता था हमारे नौजवानों का। उन्होंने किसी भी क्लाइंट से रब्ते को, उसने कहा जी पेपाल है, नहीं है, चलें जी आपकी छुट्टी। क्योंकि पेपाल बेसिकली एक गारंटी देता है दोनों को, बायर और सेलर को, कि अगर आपका कोई मसला होगा तो पैसे रिफंड मिलेंगे, और अगर कोई मसला हो गया है और सेलर बाद में आपका पैसे लेके भाग रहा है तो तब भी फ्रीलांसर को वो पैसा पेपाल लेके देगा। तो दोनों तरफ से दोनों के लिए बड़ी सेफ और सिक्योर एक प्लेटफॉर्म था। अब ये पाकिस्तान में ऑफिशियली, अच्छा लोगों को ये पता होगा, बाकी मैं बता भी दूं कि ऑफिशियली पेपाल पाकिस्तान नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन एक थर्ड पार्टी के थ्रू हम पेपाल के साथ काम शुरू कर रहे हैं, यानी अब यहाँ पे आसानियाँ हो जाएंगी। डायरेक्टली पेपाल ने, इसकी एग्जांपल आप ले लें, पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, आप उसके पास जाएंगे मुझे अपनी प्रोडक्ट देने, वो कहेगा नहीं जी तुम मेरे किसी डीलर से ले लो, मैं डायरेक्टली आपसे डील नहीं करूंगा। तो इस तरीके से ये भी एक खुशाइन बात है और हम उम्मीद करते हैं कि पेपाल भी फ्यूचर में आ जाएगा, जिससे बड़ी थर्ड पार्टी के जरिए इनिशिएटिव तो लिया गया कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन रुकावट बेसिक है क्या? पेपाल डायरेक्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा, जबकि कोई दुनिया भर की कोई 190 के करीब ममालिक में जब ये काम कर रहा है, तो पाकिस्तान में क्या चीज़ रुकावट है जो इसको रोकती है? अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पहले अमेज़न आया था पाकिस्तान में, ये और जो वो थे प्रॉपर बिजनेस प्लेटफॉर्म्स। पेपाल जो है ये अमेरिकन गवर्नमेंट का टूल है, तो यहाँ पे कंट्री टू कंट्री पॉलिसीज इन्वॉल्व हो रही हैं। अच्छा। यहाँ पे जब तक कोई पॉलिसी सेटलमेंट नहीं होगी, यहाँ पे उनकी कुछ शराइत होंगे वो आप नहीं मानेंगे। पेपाल प्रॉपर जस्ट बिजनेस नहीं है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट का टूल है, सरकारी टूल है, तो इसलिए वहाँ पे पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा फैक्टर बीच में इन्वॉल्व होता है। तो डायरेक्टली बहुत मुश्किल है अभी आना। जो भी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हैं या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी स्टेट बैंक से वो गारंटी लेना चाहेगा, हम वो सब करेंगे तो आएगा। एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन है ना, उसको कोई मसला नहीं है, किसी भी कंट्री में बिजनेस मिल रहा है वो आ जाएगा। लेकिन जब किसी कंट्री का एक टूल है तो वो फिर कंट्री टू कंट्री फिर बहुत से लोग, बहुत से बोर्ड्स, बहुत से प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब तक हर तरफ से क्लियरेंस नहीं होती तब तक वो प्लेटफॉर्म नहीं आता। तो इस जिस तरह FATF से अभी हम लोग चले, अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रे लिस्ट में थे, उसमें से निकल आए। जब तक हम हर तरफ से क्लियर नहीं हो जाते तब तक ऑफिशियली पेपाल पाकिस्तान में नहीं आएगा। लेकिन हमारे लिए ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए अभी बच्चों के लिए इतने रास्ते खुल जाएंगे। पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म है eBay Etsy, यानी पाकिस्तान से आप उस पर बेच सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, आप अमेरिका में, कनाडा में, यूके में बेच सकते हैं। लोग लेदर जैकेट्स बेच रहे हैं, लोग उस पर अपनी डिफरेंट किस्म की डिजाइनिंग पेंटिंग्स बेच रहे हैं, उसके साथ भी पेपाल अटैच होता है। अब जिस बच्चे के पास पेपाल नहीं है उसके पास एक रास्ता ही बंद हो गया था कि वो पेंटिंग्स हैं या क्रॉकरी है, कोई भी चीज़ है, वो कैसे बेचे, खासतौर पर लेदर की चीज़ें। अब हर बच्चा बच्ची जिसको भी थोड़ा सा काम आता है वो पेपाल का अकाउंट बनाएगा थर्ड पार्टी के थ्रू और पाकिस्तान से बैठ के डायरेक्टली बेचेगा। अब वो किसी का मोहताज नहीं है, कोई उसके पैसे लेके नहीं भागेगा, पाकिस्तान का पैसा बाहर नहीं रहेगा। ये जो डिटेल डॉक्टर साहब ने बताई थी, 2.6 बिलियन इस वक्त जो ऑन रिकॉर्ड हमारी इंडस्ट्री है, $2.6 बिलियन IT की, ये एक्चुअल में $5 बिलियन से ऊपर है। लेकिन बाकी आधा पैसा कहाँ पे, वो बाहर है लोगों का, क्योंकि यहाँ पे सहूलियात नहीं थी। अब वो सारा पैसा पाकिस्तान में आएगा। इंडिविजुअल्स का तो फायदा होगा, जो हमारी गवर्नमेंट का फायदा होगा वो भी बहुत बड़ा। तो हाफिज़ साहब, ये इंडिविजुअल बेसिस पर ये इंडिविजुअल्स का जो फायदा होगा वो तो अपनी जगह, लेकिन जो गवर्नमेंट का फायदा बता रहे हैं, इसका कोई तखमीना कि कितने फ्रीलांसर इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इस पेपाल की फैसिलिटी से जो पाकिस्तान को डॉलर्स अगले 6 माह से 1 साल में मिलेंगे, उसका कोई एक रफ फिगर आपके जहन में मौजूद हो? जी बिल्कुल, वो डबल हो जाएंगे। जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी $2.6 बिलियन है, तो ये $5 बिलियन आराम से हो जाएगा, इससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन देखें 2.6 से सीधा 5 बिलियन डॉलर, तकरीबन डबल है। ये बहुत बड़ी सहूलत है। इंडिविजुअल्स यहाँ पे बहुत से फ्रीलांसर थे जो परेशान थे कि जी हमें क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट कहता है पेपाल है, हम कहते नहीं। यानी एक बच्चा एक्सपर्ट है, उसको जॉब मिल गई है,
अब देखें जॉब मिलने के लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपके पास स्किल्स हो, आपको काम आता हो, और वो बच्चा या बच्ची का आप दुख का अंदाजा लगाएं कि जब उसे जॉब मिल जाए, कंफर्म हो जाए, वो कहे हाँ जी पेपाल आपको पैसे देने हैं, आप कहें पेपाल नहीं, वो कहे थैंक यू अल्लाह हाफिज़। तो ये बहुत बड़ा मसला था हमारे यहाँ। हम बच्चों को प्लेटफॉर्म से लेके आने के फ्रीलांसिंग करो, सीखो। नो डाउट अदर प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं, पियोनियर है, ट्रांसफरवाइज है, वो भी थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन क्लाइंट जो है वो मुतमईन होता है कि वो पेपाल में आपको पेमेंट करे। क्लाइंट आपको डायरेक्टली बैंक में पेमेंट करने पर मुतमईन नहीं होता, क्योंकि पेपाल गारंटी लेता है कि जी अगर आपका काम ना हुआ, अगर इस बच्चे ने आपका काम ना किया, ऑन टाइम डिलीवर ना किया, मैं आपके पैसे वापस करूंगा। यानी आपसे जो क्लाइंट जो है $10 बिलियन का जो इस टास्क था, और कुछ अर्से पहले मिनिस्टर साहब ने ये बात भी कही थी कि आईटी एक्सपोर्ट को हमें $10 बिलियन तक लेकर जाना है, तो वो पहला या दूसरा कदम समझे कि उठ चुका है और अब उस जानिब हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। देखें सीधा ये डबल तो वैसे फ्रीलांसर से ये डबल हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर अगेन हमारे मुल्क की जो प्रोडक्ट हैं, अब देखें ना, हम अपने मुल्क की प्रोडक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान से बेच सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जी एक बंदा लेदर की कोई भी प्रोडक्ट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की हैं, लेदर हैं, डेंटल की प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कुछ है। लेदर की एक प्रोडक्ट एक बंदा अमेरिका में एक जैकेट बेचता है $200 की, आप पाकिस्तान से बैठ के वो बेच देते हैं $100 की। अच्छा, पहले क्या था, आपके पास पेपाल नहीं है, बेच ही नहीं सकते। अच्छा, अब वो 200 की छोड़ के 100 की तो लाजमी खरीदेगा, उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान से बना के भेजेंगे, आप कहेंगे जी 10 से 15 दिन में डिलीवर होगी, तो ठीक है, 200 वाली चीज़ अगर 100 में मिल रही है और 15 दिन के बाद मिल रही है, डजेंट मैटर। पहले पेपाल ही नहीं था, हम बेच ही नहीं सकते थे, हमें भी अमेरिका में रखनी पड़ती थी। जो लोग बेच रहे हैं वो फिर पहले से 100-100, 200 यूनिट्स अमेरिका में, कनाडा में, यूके में रख लेते थे पहले से। अब वो एक आपकी बड़ी कॉस्ट आ जाती है, आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप पहले से इतने हज़ारों में या सैकड़ों में जैकेट्स या वॉलेट्स या डेंटल किट्स या कुछ भी बनवाएं और वहाँ पे रखें, फिर वहाँ उनका मुकाबला करें। हाफिज़ साहब, जो पहले जो आसानी से आइडेंटिटी के जो इशूज़ आते थे, जो टेक्निकल इश्यूज आते थे, आपको जाली आईडी वहाँ पर सबमिट करनी है, केवाईसी के इश्यूज थे, अब ये पेपाल के आने के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अब ये इस तरह की चीज़ें नहीं होने जा रही हैं आगे। जी बिल्कुल 100% क्लियर होगा। जिस तरह अमेज़न का लोग करते थे ना काम पहले, कि जिसका अकाउंट नहीं था वो बाहर कोई LLC खोलता था, किसी के नाम पे अकाउंट बनाता था, या किसी के नाम पे, या लोग फेक आईडीज़ भी यूज़ करते थे। पाकिस्तान में ऐसे भी लोग थे जिनकी वजह से मसाइल हुए, उन्होंने फेक पासपोर्ट बनवा लिया और वो वहाँ पे आइडेंटिटी दिखा के, गलत दिखा के वो कर लिया। अब जब अमेज़न ऑफिशियली आ गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं रही। तो ये देखिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये तो वैसे ही गलत है ना 2 नंबर काम, लेकिन अब ये है कि 2 नंबर काम के लिए आपके पास ऑप्शन ही बंद हो गई। जब ऑफिशियली पेपाल एक थर्ड पार्टी के थ्रू आप पेपाल से काम कर सकते हैं, तो आपको बाहर किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, बाहर किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। इस पर आपके इन अकाउंट्स पर जो ये अकाउंट्स पहले से आप बचेंगे, फेक आइडेंटिटी पर बेस थे, उनकी केवाईसी अब दोबारा होगी, उसको नए सिरे से बनाना पड़ेगा, या उनका क्या प्रोसेस होगा जो पहले से थे? नहीं देखें, जो पहले से बने उसमें तो उन्होंने पाकिस्तान को इन्वॉल्व भी नहीं किया ना बच्चों ने। अच्छा। वो उन्होंने VPN या VPS लगा के सीधा US से अकाउंट बनाया या UK से बनाया हुआ है, वो उनकी कहानी तो वहीं पे खत्म रहेगी। अब नया अकाउंट वो बनाएंगे पाकिस्तान से, ना कोई VPN लगाना पड़ेगा, ना VPS लगाना पड़ेगा, ना बाहर किसी का एड्रेस लेना पड़ेगा, ना बाहर किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ना बाहर मिन्नतें करनी पड़ेंगी, यार तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट आ गई है, मुझे वापस भिजवा दो। तो ये सारी चीज़ें सुपर क्लियर है, इसमें कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको हर चीज़ आपके अपने हाथ में होगी। यानी अब जो फ्यूचर पेमेंट्स आनी है वो फिर आप पेपाल के जरिए पाकिस्तान ला सकते हैं। जो पुरानी पेमेंट्स लोगों की, जो बाहर लोगों ने रखी हुई हैं, वो फिर उसको लाने का तरीका पेपाल के जरिए तो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, उसको ये है ना कि देखिए लोग भी लाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम अपने लोगों को बुरा नहीं कहने, लोग लाना चाहते हैं, लोगों के पास लाने का रास्ता नहीं था। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक फ्रीलांसर के पास अगर महीने का $2-3 हज़ार वो कमाता है, उसका अगर $1000 खर्चा है ना घर का, तो वो $1000 मंगवाता था, बाकी अपनी सेविंग्स बाहर ही रखता था, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं थी। ये 1000 भी वो गलत तरीके से मंगवा रहा था, उधर किसी को दे देगा पैसे, यहाँ पे किसी से ले लेगा। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा इशू था, ये बहुत बड़ा मसला रिजॉल्व होने जा रहा है हमारा पेपाल की वजह से। अब उसको मसला ही क्यों नहीं होगा? और जिनका पैसा वहाँ पे पड़ा है, जब डॉक्टर साहब ने ये कह दिया कि जी आप वो पैसा लाएं पाकिस्तान, और आपने अगर किसी को पे करना है, आपने कोई प्रोडक्ट लेनी है, आप पे करें, हम आपको नहीं पूछेंगे, तो मसला हल हो गया ना। पहले मसला ये था कि मैंने चाइना से एक प्रोडक्ट लेनी है $10,000 की, और वो मैंने यूके में बेचनी है। अब जनाब जब मैंने $10,000 पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से चाइना में भेजा, तो मुझे मेरे बैंक ने सवाल किया कि जी आपने $10,000 तो भेज दिया, इसके अगेंस्ट प्रोडक्ट किधर है, क्या आया पाकिस्तान में? अब हम किसी को नहीं समझा पाते थे, अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई पढ़ा लिखा बंदा हमें पूरे पाकिस्तान के किसी इदारे में नहीं मिला जिसको हम ये समझा सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट चाइना से चलेगी, यूके जाएगी, हम यूके में बेच रहे हैं अमेज़न पे, वहाँ बिकेगी, फिर पैसा पाकिस्तान आएगा। तो एक भी पढ़ा लिखा बंदा हमें नहीं मिल सका जिसे ये समझ आ जाती है कि भाई
ट्रेड इसको कहते हैं कि आप एक मुल्क से चीज़ लेते हैं दूसरे मुल्क में बेचते हैं। तो ये मसला अब हमारा हल हो गया। अब हम आराम से पैसे भेजेंगे और उन्हें इस बात की समझ आ चुकी है कि भाई ये प्रोडक्ट अलहदा मुल्क में बिकेगी, पैसा और मुल्क में जाएगा, फिर वहाँ बिक के जब पैसा आएगा तो वो पैसा पाकिस्तान में वापस आएगा। ठीक है, बहुत पैसा पाकिस्तान आएगा। लेकिन हाफिज अहमद साहब, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद कि पाकिस्तान में अब फैसिलिटीज ही फ्रीलांसर्स को अवेलेबल होंगी और उससे बड़ा एक फ़ायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी और इन फ्रीलांसर्स को भी होने जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और वजारत ख़जाना की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि माली साल 2021 और 22 के दरमियान मुल्क के सरकारी तिजारती इदारों को 1.395 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। मुल्क का सबसे ज़्यादा खसारा करने वाला इदारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी है जिसने 168 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान किया। अब इसी तरह इसके साथ साथ 31 और सरकारी इदारे हैं जिससे कौमी ख़जाने को तकरीबन 730 अरब का नुकसान पहुँचाया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे। नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन KSB ग्रुप, हमारे साथ मौजूद होंगे। उमर हयात खान, बोल न्यूज़ के रिपोर्टर, हमारे साथ मौजूद होंगे। उन दोनों मेहमानों से बात करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। तो ये पूरी सूरत हाल है। 88 इदारों में से 50 ने तो कुछ मुनाफा कमाया, लेकिन जो बकिया 31 इदारे हैं उन्होंने तकरीबन 730 अरब रुपए का नुकसान उठाया है। अब ये बोझ पाकिस्तान के ख़जाने पर पड़ता है, जिससे फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ भी बढ़ता चला जाता है। अब इसकी वजूहात क्या है और उसका हल क्या है, गुफ्तगू करेंगे। उमर हयात खान, बोल न्यूज़ के रिपोर्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन KSB ग्रुप के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो नासिर साहब, ज़रा ये बताइएगा कि ये 88 जो इदारे हैं, ये इसमें से 50 के करीब इदारे ऐसे हैं जो कि किसी हद तक चले मुनाफा कमाने में कामयाब रहे। बकिया 31 इदारे जो 730 अरब रुपए का नुकसान इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी को पहुंचा रहे हैं, ये इसकी क्या वजूहात है कि ये इदारे नुकसान में चल रहे हैं? देखिए, हमारा एक अलमिया ये है कि हम वक्त पर फैसला नहीं करते। ये जो आपके यहाँ डिस्कोस बनाई थी जिसके आज लॉसेस की बात करी जा रही है, ये वर्ल्ड बैंक के एक प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी। 25 डिस्कोस मुल्क में बनाई थी जिनका मकसद ये था कि इन डिस्कोस को अलहदा करके वापदा से इन सब डिस्कोस को जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और ये फिर हर आने वाली हुकूमत जो है वो इस फैसले को करने में क्यों माजूर रही है और क्यों उसने ये फैसला नहीं किया, ये तो अब वो वक्त नहीं है। लेकिन ये जो हमारा ज़ख्म है, ये हम हर साल जो है हमें इतने नुकसानात होते हैं, हम उसको इकोनॉमी को जो है ब्लीड करते हैं। हम एक के बाद एक जो है वो मसाइल इसकी वजह से पैदा हो चुके हैं। हम तो सिर्फ PIA को रोते हैं, लेकिन असल बड़ा मसला जो है वो हमारे पास NHA और साथ में ये डिस्कोज हैं। इनके नुकसानात जो हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गए और वक्त है अभी भी कि इनको प्राइवेटाइज कर दें। और हमारे पास एक अच्छी मिसाल मौजूद है, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक के भी नुकसानात ऐसे ही होते थे। एक साल में उनका 76 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ था। अब कम से कम वो इदारा जो है तमाम लॉसेस तो अपने जो है उनको पूरा करने की इस कैपेसिटी में आया। जो उसकी नेगेटिव इक्विटी थी अब वो पॉजिटिव इक्विटी की तरफ जो है चली गई है। और पीरियड ऑफ ईयर उसमें जो है हल्का फुल्का जो मुनाफा, हालांकि डिविडेंड उसके ओनर्स को अभी तक नहीं मिल सका है, लेकिन कम से कम वो नुकसानात से जो है इदारा प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो है उसको उनकी रिकवरी रेशो जो है वो बहुत बढ़ गया। प्राइवेट सेक्टर की उनकी जो रिकवरी है वो 95% है। ये इदारों में नुकसान क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये रिकवरी नहीं करते। इनके पास लाइन लॉसेज जो हैं वो बहुत ही खतरनाक हद तक 33-35% तक जो है लाइन लॉसेज हैं। अच्छा। लोग बिलों की अदायगी नहीं करते। और वो लाइन लॉसेज जो है कि इलेक्ट्रिक की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि वो एक कंपैरिजन इसी मुल्क में है, वहाँ इस वक्त 15% है। अच्छा। जो दुनिया में एवरेज लाइन लॉस समझा जाता है वो 12% तक जो है वो हेल्थी है। अभी भी उनके पास 3% की गुंजाइश है, लेकिन 35% का लाइन लॉस का और के इलेक्ट्रिक का लाइन लॉस जो है वो 15%। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो हो सकती है। उनका भी पहले 33% का लाइन लॉस होता था। बिल्कुल। जब तक ये लाइन लॉसेस का मसला हल नहीं होगा, और वो तभी हल होगा जब ये प्राइवेटाइज होंगे। और इसको प्राइवेटाइज करने में जो है हमने बहुत देर कर दी है। अब जो हो गया सो हो गया। अभी भी आने वाली हुकूमत को भी इंतखाबात के बाद सबसे पहला काम जो है वो इनको औने पौने जिस तरह से भी वो बेच सकते हैं बेचें। ये जो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है ना कि नहीं जी ये हमारी नेशनल सिल्वर स्पून और गोल्डन स्पून, पता नहीं कौन कौन से स्पून अपने पास मुंह में दबा के रखे हुए लोगों ने, उसकी वजह से हम इसको नहीं बेच सकते।
भाई अपने नुकसानात से जान छुड़ाओ, दुनिया सारी ने जो है। और नाज़िब ये कितना शॉर्ट टर्म या कितना लॉन्ग टर्म ये प्रोसेस होगा अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ इतने ज़्यादा तादाद में इदारों को हम लेकर जाएंगे? तो मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर वापस आता हूँ, लेकिन उमर हयात साहब ज़रा ये बताइएगा कि अब ये इसकी जिम्मेदारी किस पर है? जो 730 अरब का नुकसान 2021 और 22 के माली साल में हुआ, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, क्या प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही थी? उसका फोकस ही नहीं था इन इदारों पर? अब यही तो रोना है कि एक शख्स गुड गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ का जो है वो रोना पीटना उसने रखा हुआ था और हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करता था। लेकिन उसके दौर में हमने ये देखा कि जो लॉसेस हैं जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के, वो तकरीबन 1.4 ट्रिलियन तक पहुँचे। ये 2021 आपने जो बताया 730 अरब रुपए, ये 2022 के लॉसेस हैं और 2021 के जो लॉसेस हैं वो भी इसी तरह तकरीबन होशरबा हैं और ये तकरीबन दोनों मिला के 1.4 ट्रिलियन बनते हैं। अब जो नेशनल हाईवे का हम कहते हैं कि 2022 में 168 अरब रुपए जो है वो खसारा रहा, लेकिन जो 2021 में ये खसारा जो है वो 254 अरब रुपए से भी ज़्यादा रहा। और इसके साथ साथ जो 22 अरब रुपए पेशावर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी का खसारा रहा और PIA जो है वो 53 अरब 48 करोड़ से ज़्यादा रहा। और इसी तरह क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो खसारा है वो 2021 में 48 अरब 69 करोड़ रुपए रहा। तो ये वो ऐसे यकीनी तौर पर टूल्स हैं कि जो आपको आपकी मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी मईशत को दीमक की तरह चाटते हैं। तो ये वो इदारे हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि एक डंका जो है वो पीटा गया जनाब कि हम जो नुकसान ज़्यादा सरकारी इदारे हैं उनके लिए एक कमीशन बनाया गया और एक ऐसे साहब जो कि सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, मुख्तलिफ जो ओहदे हैं वो इंजॉय कर चुके हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों में भी रह चुके हैं और PTI की गवर्नमेंट ने भी उनको हायर किया था। डॉक्टर इशरत हुसैन की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक रिफॉर्म कमीशन बनाया और रिफॉर्म्स की बात की और ख़ास तौर पर उनका जो फोकस था वो नुकसान ज़्यादा सरकारी इदारे थे और फिर साथ साथ प्राइवेटाइजेशन कमीशन। तो ये सारे ऐसे मामला थे कि ये जो 2021 और 22 का साल रहा, इसमें ये आपको 1.4 अरब ट्रिलियन डॉलर का ट्रिलियन रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, सामने आती हैं, तो जो नुकसान ज़्यादा सरकारी इदारे हैं, आपको पता है कि आपकी मईशत को दीमक की तरह चाट रहे हैं और आप उनकी कोई प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी काम नहीं करते क्योंकि आपका फोकस ही कुछ और था उस वक्त। और अब आप जो है वो बात कर रहे हैं एक मईशत पर, आप बड़े बड़े लेक्चर भी आप झाड़ते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आपके पास हुकूमत थी, आपके पास इख्तियार था, उस वक्त आप कुछ नहीं कर सके। कुछ भी नहीं हुआ, उसकी वजह से इतने भारी नुकसान का माशी पस्ती की तरफ धकेला गया पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर। जरा नासिर साहब से जान लूं कि अब नासिर, अब इसका हल सिर्फ क्या सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही है? और अगर ये प्रोसेस अभी शुरू होता है तो ये तो इतने ज़्यादा इदारे हैं, ये सारे इदारों को प्राइवेटाइज करते करते कितना वक्त लग जाएगा और कब तक इस लॉस को हम मिनिमम लॉस तक ला सकेंगे? देखें, सबसे पहला तो माइंड सेट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो के इलेक्ट्रिक है, जब वो उसने शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदा किया और उसको हिस्सेस देने के लिए कहा गया, तो हमने नेशनल सिक्योरिटी की एक नई इख्तरा जो है वो कायम कर दी और जो $9 बिलियन उसकी इन्वेस्टमेंट आने वाली थी के इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, उसको हमने रोके रखा। अब इतने सालों के बाद, 20 साल के बाद पहली दफ़ा जो है कुछ 3-4 दिन पहले मुआहदा हुआ है कि इलेक्ट्रिक से, और इस बात को जो मौजूदा जो हुकूमत है इंटरम, इसने कम से कम कोई एक जसारत की कि एक ऐसा मुआहदा किया जिसके तहत कि उसको एक कंटिन्यूटी मिल सकती हो और शायद कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी का एतराज़ है वो भी ख़त्म हो सकता हो। आप बाकी तो सब चीज़ें जो है सीपैक के नाम से दे रहे हैं, लेकिन एक प्राइवेटाइज इदारा, उसकी अगर हसीस लेने के लिए एक आपका चीन से जो कोई दोस्त मुल्क है उससे कोई कंपनी आती है और वो आपको ये भी वादा वईद करती है कि हम आपके यहाँ $9 बिलियन की नई इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके निज़ाम को जदीद बनाने के लिए, वो आप नेशनल सिक्योरिटी का जो है एक प्ली ले लेते हैं। तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है प्राइवेटाइज करने से पहले कि क्या आप वाकई लोगों को जिनको आप प्राइवेटाइज कर काम से ऊपर लेके आते हैं उनको काम भी करने देंगे कि वो काम कर सकें, क्योंकि ये जो पैसा लगाने वाले लोग हैं ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो पैसा लगाते हैं, पब्लिक का पैसा है, शेयर होल्डर है पाकिस्तान के, जो ऑर्डिनरी यानी आपके पाकिस्तान के सरमायाकार हैं, छोटे छोटे शेयर होल्डर हैं, हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर, जिन्होंने के इलेक्ट्रिक, उनका क्या कसूर? 25% जो है वो उनके पास शेयर होल्डिंग है। आपने पब्लिक को जो है लटकाए रखा
अगर वो के इलेक्ट्रिक के शेयर जो है शंघाई इलेक्ट्रिक लेती तो उसका फ़ायदा यहाँ लोकल मार्केट में इन शेयर होल्डर्स को भी पहुँचता। तो आप लोकल शेयर होल्डर जो छोटा शेयर होल्डर है उसका भी नहीं आप ख्याल करते और अपने माइंडसेट के अंदर आपने नेशनल सिक्योरिटी का एक हवा खड़ा कर दिया है। तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट तब्दील करना होगा, उसके बाद एक एक करके ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको इन इदारों के लिए जो है एक उसकी प्राइवेटाइजेशन का जो सबसे पहले हो सकती है पहले उसको शुरू करें। फिर ये 2-3-4 साल का जो है पूरा प्रोग्राम होगा जिस पर के काम करना पड़ेगा। एक वक्त में तो ये प्राइवेटाइज नहीं हो सकते। सही। तीसरी और आखिरी बात, आपको नैब के इदारे को जो है पहले इसको उसके रेगुलेशंस और लॉज के अंदर ये जिनको जो है काबू करने की ज़रूरत है। कोई भी आपका जो सरकारी अफसर काम करने वाला है वो इस बात से डरता है कि वो कोई फैसला करे। जब वो फैसला ही कर नहीं सकता और उसको सिर्फ फैसले पर डर लगा रहा है कि नैब मेरे पीछे आ जाएगी, तो किस तरह से जो है वो प्राइवेटाइज करेगा। ये जब से नैब ने जो अपना अमल दखल किया, आपने कहा कि ये जो उनके इस वक्त में काम नहीं हुआ, इसलिए काम नहीं हुआ कि नैब से सब डरते हैं अफसरान, वो फैसला नहीं करते। वो कहते हैं जी ये तो नैब हमारे पीछे आ जाएगी, हम किस चीज़ का जो है ये कोई फैसला लें। तो जब आप प्राइवेटाइज करने जाते हैं तो आपको वो फैसले भी करने पड़ते हैं। ठीक है, यानी बड़े मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल होगी उमर हयात। इसका मतलब कि आने वाली हुकूमत के लिए, चूंकि अब ये इस गवर्नमेंट का निगरान हुकूमत का तो टेन्योर 1 माह बाद ख़त्म हो जाएगा, अब ये सारे काम नई और मुंतखब हुकूमत को करने हैं, तो क्या विल इंटेंशन ऐसी आप देख रहे हैं सियासी जमातों की इकनॉमिक टीम्स जो भी बनेंगी आगे वो सब वही हैं जो कि पहले से पहले उन ओहदों पर काम कर ही चुके हैं? जी बिल्कुल अरबाब, ये तो इस पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिलेमा यही रहा है कि वही पुराने चेहरे जो है आते हैं और वही अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करते हैं। असल मसला यही होता है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें वो ये करती हैं कि अपने जो पॉलिटिकल वर्कर्स को बुनियादी तौर पर ऐसे इदारों के अंदर जो भर्ती करके ओवरबर्डन कर देती हैं, और ख़ास तौर पर जब वो सैलरीज़ और ये तमाम इश्यूज़ आते हैं तो उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि लॉसेस में मज़ीद इजाफा होता है। फिर कुछ ऐसी गवर्नेंस लेवल पे कुछ ऐसी कमियां कोताहियाँ होती हैं कि जिसकी वजह से नुकसानात में इजाफा होता है। अब माजी में अगर देखा जाए तो आज तक किसी भी हुकूमत ने ये कोशिश नहीं की कि जो प्राइवेट सेक्टर है उस प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इंसेंटिवाइज भी किया जाए, लेकिन साथ साथ उनको इस बात पर पाबंद किया जाए कि वो जो भी फैक्ट्री लगा रहे हैं या वो जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर लोगों को भर्ती किया जाए। अब सब लोगों की नज़रें होती हैं सरकारी नौकरी पर, और यही होता है जिसकी वजह से आपके जो हुकूमती लॉसेस हैं और ख़ास तौर पर इस तरह की जो एंटिटीज़ हैं उनके लॉसेस में इजाफा हो जाता है। और बड़े पैमाने पर फिर तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सैलरीज़ जो है वो लाखों में होती हैं, और वो लाखों की सैलरीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पर किसी भी इदारे को खसारे में मुब्तला करती हैं, और फिर यही चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देती। अब 2008-9 में जब एनर्जी क्राइसिस आया, एनर्जी क्राइसिस में हमने ये देखा अरबाब के यहाँ से जो इंडस्ट्री थी वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। ठीक है, चलें प्रायोरिटीज़ को नहीं सेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमर हयात खान, नासिर अली शाह बुखारी साहब हमारे साथ जिन बड़े इदारों में नुकसानात हुए उसके हवाले से बात करें। तो कुछ सेक्टर्स भी ऐसे हैं कि जिनकी फ़रोख्त पर एक असर पड़ा है और रिकॉर्ड जिसमें कमी आई है। साल 2023 में गाड़ियों की फ़रोख्त में हमने देखा कि नुमाया एक कमी देखी गई और गाड़ियों की फ़रोख्त तकरीबन 55% तक कम हुई। अब ऑटो असम्बलर्स को बदस्तूर इस मुश्किल सूरत हाल का सामना क्यों है? ये जो अहम जो स्पेयर पार्ट्स हैं, क्या उनकी इंपोर्ट बंद करने की इसकी एक बड़ी वजह है? इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। मशहूद अली खान साहब चेयरमैन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक चेयरमैन है मशहूद अली खान साहब। तो मशहूद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो एक बड़ी कमी हम देख रहे हैं, एक बड़ा नंबर सामने आ रहा है, 55% आप ओवरऑल सेक्टर की सेल्स कम हुई हैं, इसके जो बेसिक रीजंस हैं वो क्या हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे जो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ उसका पहली वजह ये थी कि आपके पास फॉरेन रिजर्व ना होने की वजह से आपने एलसीज पे रिस्ट्रिक्शंस की। फिर दूसरी वजह ये है कि आप स्टेट बैंक जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में की रोल प्ले करता है वो कार फाइनेंसिंग करता है। तो कार फाइनेंसिंग आपका इंटरेस्ट रेट पे बढ़ने की वजह से आज 24-25% पे है, तो कार लीजिंग आपकी डिक्लाइन हुई। और थर्ड वजह जो इस वक्त नज़र आती है वो ये है कि आपकी गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से कंज्यूमर जो इस वक्त इन्फ्लेशन का शिकार है, जो 29 से 31% पे है, तो वो उनकी ख़रीद से ये के काबिल नहीं है ये प्राइसेस जो इस वक्त चल रही हैं। तो ये 3 बड़े मेजर चैलेंजेस हैं जिनको ये फेस किया है इस इंडस्ट्री ने पिछले 1 साल में।
और मशहूर साहब, ये जो तीनों चैलेंजेस आपने बताए, अब ज़ाहिर है इन चैलेंजेस के हल की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा। अगर ये हल नहीं होंगे तो फिर ये 55 का नंबर क्या आने वाले माली साल के अख्ताम पर ये बढ़कर कुछ 60-70 तक चला जाएगा? अब ये रिकवरी कैसे होगी इसकी? देखिए, इस वक्त तो जो सूरत हाल है इसमें शॉर्ट टर्म तो नहीं कहा जा सकता जब तक आपका रिजर्व इंक्रीज नहीं हो। दूसरी चीज़ है, एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 2024 में कि इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट नीचे करती है तो कार फाइनेंसिंग दोबारा एक चांस होगा कि वापस बढ़ सके। तीसरी चीज़ जो है, हमें इस इंडस्ट्रीज को ये देखना होगा कि हमारी जो एलसी स्पेस है, रॉ मटेरियल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उनमें से क्या चीज़ है जिसको हम लोकलाइज कर सकते हैं। हमें अपने लोकलाइजेशन लेवल्स को शायद बढ़ाना पड़ेगा, तो हम कंपिटिटिव होंगे और जो फॉरेन रिजर्व के इश्यूज हैं उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। अदरवाइज ये साल 2024 भी स्पेशली कार इंडस्ट्रीज के लिए एक चैलेंजेबल साल नज़र आ रहा है। ये साल भी कोई बेहतरी की तरफ मुझे नज़र नहीं आता कि इसमें कार इंडस्ट्रीज कोई अच्छा परफॉर्म कर। तो मशहूर साहब, ये लोकलाइज करके फिर क्वालिटी को हम बहुत ज़्यादा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, चूँकि हम देखते हैं जो लोकल ब्रांड्स की जो कार्स हैं उनकी क्वालिटी में और जो गाड़ियाँ बाहर से पाकिस्तान में मंगवाई जाती हैं, एक ज़मीन आसमान का हमें फ़र्क नज़र आता है उसकी हर एक चीज़ की क्वालिटी में। उसको कैसे फिर आप उस फ़र्क को कैसे ख़त्म करेंगे? पहली तो आप ये जान लीजिए कि जो OEMs पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो जापानीज, कोरियन और चाइनीज अब पाकिस्तान में डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और जब भी ये लोकलाइज करेंगे तो अपने जो टेस्टिंग है, फैसिलिटीज होती हैं या प्रोडक्ट की अप्रूवल होती है, वो फ्रॉम हेडक्वार्टर होता है जो उनके मदर कंट्रीज है। तो वो वहाँ से अगर क्वालिफाई करेगा तो इसमें कोई सेकंड डाउट नहीं होगा कि आपकी लोकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मीट आउट करे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि लोकलाइजेशन ना हो। लोकलाइजेशन तो आपकी कोर रो वैल्यू है जो उसको इस वक्त पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है, और उसके स्टैंडर्ड्स को और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये OEMs अपनी जो मदर कंट्रीज हैं वहाँ से अप्रूवल लेंगी और उसको अप्रूव करेंगी तो लोकलाइज पार्ट्स पाकिस्तान में बन सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मशहूद अली खान साहब, साबिक चेयरमैन एसोसिएशन ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने मेहमानों की सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।